हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो वैसे तो इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करना था टॉपिक परचेज रिटर्न बुक का, जो कि सब्सिडरी बुक्स की ही कंटिन्यूएशन थी। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो वाला टॉपिक मैं पहले करवा दूं, तो इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो अब इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है और अगर इसका कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसको सही से सॉल्व कर पाते हैं। तो अब रियलिटी है क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? नहीं, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अटेंशन हमारी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है और इसमें होता क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करनी होती है कुछ चीज़ें, तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो हम लोग सही से सीखेंगे कि क्या मेथोडोलॉजी हमने फॉलो करनी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए। और अगर आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन करेंगे, चांसेस ही नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। बस बिल्कुल ध्यान से सुनना है और हर एक चीज़ का जो मतलब है वो सही से समझना है। मैं एक एक वर्ड का आपको सही से मतलब बताऊंगी और आपने बिल्कुल ध्यान से वो चीज़ समझनी है। क्रैम करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी कि इस चीज़ को ऐड कर लो, इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम एक एक चीज़ को इन डेप्थ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं हम लोग, जो कि है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये जो वर्ड है रिकन्सिलिएशन, ये बहुत ही भारी लगता है हमें कि बहुत ही मुश्किल सी चीज़ होगी, पर एक्चुअल में ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक एक वर्ड पहले स्प्लिट करते हैं और टॉपिक का नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अब सबसे पहला वर्ड जो हमें दिख रहा है वो है बैंक। अब बैंक तो सभी को पता है बैंक क्या होता है। बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। वो कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो सेव करते हैं और बैंक में अपने पैसे क्या करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। ध्यान से सुनना है बिल्कुल, क्योंकि आगे चल के यही वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो होता क्या है, कुछ लोग डिपॉजिट करवाएंगे पैसे, मतलब कि क्या, जमा करवाएंगे पैसे उस बैंक में, और फिर बैंक क्या करेगा, बैंक उनको इंटरेस्ट देता होता है उन सेविंग्स पे। मतलब कि बैंक इंटरेस्ट पे करता होता है या बैंक इंटरेस्ट अलाउ भी करता होता है। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब हमने ऑलरेडी सीख लिया था कि इंटरेस्ट पे कर रहा है वो वाला बैंक। जब हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का टॉपिक देखा था तब हमने सही से ये चीज़ समझ ली थी। तो पहली चीज़ क्या होती है, बैंक जो करता है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, वो लेंड करता है, मतलब कि वो लोन देता होता है। अब जब वो लोन देगा तो वो क्या करेगा, अब वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, या फिर हम लोग जो हैं, जो भी लोन लेगा वो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव करता होता है लोन्स पे। तो होता क्या है, वो लोअर रेट पे इंटरेस्ट जो है वो पे करता है, हायर रेट पे वो इंटरेस्ट रिसीव करता है उन लोगों से जो लोग लोन लेते हैं। बीच में जो मार्जिन रहता है वो बैंक कमा लेता है। तो बैंक क्या है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। वो लेंड करेगी आगे उन लोगों को जिनको पैसों की ज़रूरत है। साथ ही में बैंक कुछ एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता होता है, पर उसमें अभी हमने नहीं घुसना। तो मेन बैंक का काम हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पे जो बैंक वर्ड है वो क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ पे ये बैंक वर्ड सिग्निफाई करता है हमारा बैंक अकाउंट जो हमने खोला हुआ है एक पर्टिकुलर बैंक के साथ। तो अब हमारे बैंक अकाउंट में क्या होगा, हम कौन है, हमें याद रखना है, हम बिजनेस हैं। बिजनेस की तरफ से ही हम सोच रहे होते हैं। तो हमारे बिजनेस का जो बैंक अकाउंट हमने खोला हुआ है वो यहाँ पे ये बैंक सिग्निफाई करता है, जिसमें क्या होगा, बिजनेस के ही कुछ पैसे पड़े होंगे, मतलब कि कैश पड़ा होता है उस बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहली चीज़ लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये जो बैंक वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो लिखेंगे आर अकाउंट विद द बैंक। आर मतलब कौन, बिजनेस का अकाउंट विद द बैंक। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे, जो कि सबसे मुश्किल चीज़ है, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन वर्ड कहाँ से आया है, रिकनसाइल से आया है। तो रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट करना या फिर करेक्शन करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिकन्सिलिएशन
इसका मतलब है एडजस्टमेंट और करेक्शन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग टू थिंग्स एंड एडजस्टिंग और करेक्टिंग द variations to obtain the true या फिर correct रिजल्ट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिकंसिलिएशन में हम लोगों ने करना क्या है, क्या करना होता है हमने। इसका मतलब तो है एडजस्टमेंट करना या फिर करेक्शन करना। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग टू थिंग्स एंड एडजस्टिंग और करेक्टिंग द वेरिएशंस टू ऑब्टेन द ट्रू और करेक्ट रिजल्ट। दो चीज़ों को हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना होता है इसमें, और उन दोनों चीज़ों के बीच में जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस का मतलब क्या, जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में। डिफरेंसेस किस टाइप के होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे, पर जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का मतलब करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, ताकि क्या हो, हमें ट्रू या करेक्ट रिजल्ट मिल जाए उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके। तो अब नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं हम लोग। अब ये कंपेयर तो करना है हमने और कुछ वेरिएशंस को करेक्ट करना है ताकि हमें ट्रू रिजल्ट मिल जाए, करेक्ट रिजल्ट मिल जाए। अब रिकंसाइल करना किस चीज़ को है, किन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने कंपेयर करना है, वो हम लोग यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हाट टू रिकंसाइल, किस चीज़ को कंपेयर करें, किस चीज़ों को एडजस्ट करें कि ताकि हमें सही रिजल्ट मिले। तो अब यहाँ पे दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होने वाली हैं, तभी जाके तो हम उसको कंपेयर करेंगे। पहला है हम लोग कौन, मतलब कि बिजनेस। तो पहली चीज़ जो है जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी वो होगा हमारा बिजनेस, और जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी वो हमें दिख ही रहा है कौन होने वाला है, बैंक होगा वो जो दूसरी पार्टी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँ कि दो यहाँ पे पार्टीज़ इन्वॉल्व होने वाली है। पहला है बिजनेस और दूसरा है बैंक। तो अब बिजनेस क्या करता होता है, बिजनेस मतलब अस, हम लोग अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे अस लिख दिया कि हम लोग तो बिजनेस हैं यहाँ पर। तो बिजनेस क्या करेगा, वो अपना बैंक अकाउंट खोलता होता है, किसके साथ, बैंक के साथ। तो अब बिजनेसेस कौन सा अकाउंट खोलते हैं, हमें पता है कि दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है सेविंग्स अकाउंट, जिसमें नॉर्मल लोग जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं या जिनके पास एक्सेस सेविंग्स होती हैं, वो सेविंग्स अकाउंट यूज़ करते हैं अपनी उन सेविंग्स को डिपॉजिट करवाने के लिए। लेकिन बिजनेसेस जो अकाउंट यूज़ करते होते हैं वो सेविंग्स अकाउंट नहीं होता, बिजनेसेस यूज़ करते होते हैं करंट अकाउंट। तो दो तरीके के अकाउंट वैसे होते हैं। पहला होता है सेविंग्स अकाउंट, जो कि बिजनेस ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, पर फिर भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन से अकाउंट्स वैसे हम लोग खोल सकते हैं। तो पहला होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है क्या, करंट अकाउंट। तो बिजनेसेस ये वाला अकाउंट खोलते होते हैं बैंक के साथ, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। अब बिजनेसेस ये करंट अकाउंट क्यों खोलते हैं, करंट अकाउंट इसलिए खोलते हैं क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते होंगे, इसीलिए वो लोग करंट अकाउंट खोलेंगे। तो अब वो बेनिफिट्स हैं क्या, जो सेविंग्स अकाउंट होता है लिखेंगे हम लोग, इससे हमें डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में, और साथ ही में हमें अच्छे से टॉपिक में पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ लिखेंगे सेविंग्स अकाउंट के नीचे जनरली ओपन्ड बाय नॉन बिजनेस पर्सन्स, जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो अब ये जो सेविंग्स अकाउंट होता है वो जनरली नॉन बिजनेस पर्सन्स जो होते हैं वही ओपन करते होते हैं, जैसे कि सैलरी एम्प्लॉयज़। वेयर एज ये जो करंट अकाउंट होता है ये बिजनेसेस जो हैं वो ओपन करते होते हैं। तो लिखेंगे opened by businesses।
उसके बाद जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपको अलाउड नहीं होती अपने जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें से करने की। कुछ लिमिट लगा रखी है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, वो आपको फॉलो करनी होती है इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिटेड ट्रांजैक्शंस। तो ज़्यादा लेन देन यहाँ से नहीं हो सकता सेविंग्स अकाउंट से। Whereas ये जो करंट अकाउंट होता है ये इट इज़ यूज्ड फॉर डेली ट्रांजैक्शंस। एक बिजनेस को एक दिन में कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, कितना ही उसको पे भी करना होता है और कितनी ही चीज़ें वो रिसीव भी करेगा, मतलब कितना ही कैश वो रिसीव भी करेगा बैंक में। तो यहाँ पर ऐसे लिमिट नहीं लगी हुई ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट इज़ यूज्ड फॉर डेली ट्रांजैक्शंस, जिस कारण से करंट अकाउंट बिजनेस हाउसेस खोलते होते हैं। और अभी के लिए लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग लिखेंगे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में, वो है कि सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक। अब सेविंग्स अकाउंट रखा किस लिए हुआ है? सेविंग्स करने के लिए रखा हुआ है। तो इसमें जो भी हम लोगों ने डिपॉजिट करवाया है उसी पे क्या होता है, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता होता है, मतलब कि हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करते होते हैं। तो इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक, लेकिन इन केस ऑफ करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक। क्यों? क्योंकि ये डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें इनफ्लो आउटफ्लो होता ही रहता है बार बार। पता नहीं इसमें इतना बैलेंस पड़ा भी होता हो कि इस पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए ये करंट अकाउंट में पे किया ही नहीं जाता इंटरेस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ज़्यादातर केसेस में यही होगा, इंटरेस्ट पे किया ही नहीं जाएगा करंट अकाउंट के केस में। एक दो बैंक्स ही हैं शायद जो थोड़ा सा इंटरेस्ट पे कर देते हैं करंट अकाउंट पे भी, बट जनरली करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक। तो अब ये वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इसमें ये जो बैंक अकाउंट है ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है, मतलब कि हम हमेशा करंट अकाउंट की बात करने वाले हैं अगर किसी भी हम लोग बिजनेस के लिए वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब नेक्स्ट हमने सोचना है कि ये जो सारी हमारी बैंक वाली ट्रांजैक्शंस होंगी वो हमें कहाँ पर दिखेंगी। तो हम लोग जर्नल का टॉपिक अच्छे से सीख कर आ गए हैं, लेजर भी हमने कर लिया है, हमें अच्छे से पता है कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं सारी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड हो जाएंगी डबल कॉलम कैश बुक में, मतलब कि वो जो बैंक कॉलम होता है इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, वहाँ पे सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमें मिल जाएगी। मतलब कि पूरा जो बैंक अकाउंट होता है, रिकॉर्डिंग एज वेल एज पोस्टिंग कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उस डबल कॉलम कैश बुक में ही हमारी कंप्लीट हो जाती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी होती है, मतलब कि कैश बुक जो होती है उसी में हमें क्या दिख जाएगा, हमें अपना प्रॉपर जो बैंक अकाउंट होता है वो दिख जाता होता है। तो हमारी बैंक वाली ट्रांजैक्शंस हमें कहाँ पर दिख जाएगी वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक किधर दिखेंगी, वो हमें दिखेगी या तो बैंक अकाउंट में, अगर हमने लेजर बनाया हुआ है और कैश बुक हमने नहीं बनाई हुई, और अगर कैश बुक ही बनाई हुई है तो कहाँ मिलेगा, डबल कॉलम कैश बुक। तो ये दो जगह हैं जहाँ पे हमें अपनी पूरी ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगी, रिकॉर्ड की हुई सही से और पोस्ट की हुई कि कितना से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, कितना हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, और एक पर्टिकुलर डेट पे वो बैंक अकाउंट में कितना नेट बैलेंस पड़ा है, जो कि रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स करके हमारा जो वो बैलेंस है वो दिखता होता है इन केस ऑफ बैंक अकाउंट। या तो बैंक अकाउंट होगा हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या होगी, अगर हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई हैं, कैश बुक बनाई हुई है, तो डबल कॉलम कैश बुक में हमें क्या दिख जाएगा, प्रॉपर बैंक अकाउंट दिख जाएगा। तो अब इसमें हमें दिखता क्या होता है, इसमें हमें दिखता होता है बैंक का बैलेंस कितना तो इंक्रीज किया, इंक्रीज के लिए मैंने ये अप वाला एरो बनाया है, कितना तो वो रिड्यूस हुआ, और मेन चीज़ हमें क्या दिखती है, नेट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है हमारे बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर डेट में।
क्योंकि हम लोग क्या करके आए थे लेजर में, हम लोगों ने किया था पोस्टिंग, कास्टिंग और बैलेंसिंग। हमें अच्छे से पता है पोस्टिंग क्या होती है, हमें अच्छे से पता है कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग होता है टोटल लगाना, और साथ ही में बैलेंसिंग की उस अकाउंट को हमने बैलेंस कर दिया। टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, टैली करना चाहिए, उससे ही हमारा क्या निकलता होता है, नेट बैलेंस निकल जाता होता है। अभी ये जो नेट बैलेंस हमारा निकल जाता है, जो कि हमें कहाँ दिख रहा है, कैश बुक में या बैंक अकाउंट में, इसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के केस में बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये जो नेट बैलेंस हमें दिख रहा है वहाँ पर, ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते वक्त ये है कि हमें पता होना चाहिए बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है। ये वो बैलेंस है जो हमें कैश बुक में दिखता होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा है बैंक में। और एक और ध्यान में रखने वाली बात, ये कैश बुक बनाई किसने है, ये कैश बुक हम लोगों ने बनाई है। हम लोगों ने मतलब बिजनेस ने ये कैश बुक प्रिपेयर करी है। तो यहाँ साथ में हम लोग ये भी लिखेंगे, यहाँ जहाँ मैंने कैश बुक वर्ड लिखा है तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। बिजनेस ने ये खुद से रिकॉर्ड किया हुआ है, पोस्टिंग करी हुई है, सब कुछ करा हुआ है इस कैश बुक में, और बैलेंस निकाला हुआ है कि बैंक में कितना पड़ा होगा। तो इतना समझने के बाद कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, जो कि है बैंक। अब बैंक के पास क्या होगा, हमने तो अपने लिए कैश बुक बना ली ताकि हमें सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पता चल जाए, लेकिन बैंक के पास क्या होगा, बैंक के पास भी अपनी एक स्टेटमेंट होगी जिसमें हमारा पूरा अकाउंट होगा, जिसमें पता चलेगा कि कैसे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैसे हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ, और एक पर्टिकुलर डे पे उसका बैलेंस क्या है। तो बैंक के पास भी क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ आर अकाउंट विद द बैंक। अब बैंक क्या करता है, ऐसे लेजर की तरह, जैसे हम लोग लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं, खाते बनाते हैं, वो खाते नहीं बनाता, वो क्या करता है, उसके पास एक स्टेटमेंट होती है जिसमें होता क्या है, हमारा ही अकाउंट होता है, बस तरीका जो होता है लिखने का वो अलग होता है। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो दिखती कैसे होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बैंक के पास क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है हमारे ही अकाउंट की, जिसमें दिखता होता है बैलेंस कैसे बढ़ा, कैसे घटा और बैलेंस क्या है। तो इस स्टेटमेंट को, जो कि किसकी है, हमारे ही अकाउंट की है, आर अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट, तो हमारे ही बिजनेस के अकाउंट की जो स्टेटमेंट है, जो बैंक के पास होती है, जो वो मेंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पासबुक। तो ये वर्ड भी हमें पता होना चाहिए कि पासबुक क्या है। पासबुक वो स्टेटमेंट है जो बैंक प्रिपेयर करता है, जिसमें हमारा ही अकाउंट की जो डिटेल्स होती है वो सारी होती हैं, क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, बैलेंस क्या है। तो इस पासबुक में भी क्या होगा, इस पासबुक में भी यही दिखेगा कि ये जो हमारा बैंक का बैलेंस है, कितना वो इंक्रीज हुआ और कैसे हुआ, कितना वो डिक्रीज हुआ और कैसे हुआ, और उसका नेट बैलेंस जो है वो कितना है। तो इसमें भी क्या, एक नेट बैलेंस दिखेगा एक पर्टिकुलर डेट पे हमको कि बैंक में कितने हमारे पड़े हुए हैं, जो कि प्रिपेयर करता होता है बैंक बाय इटसेल्फ। तो ये जो नेट बैलेंस होता है जो कि पासबुक में दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चंस करने में हमें पता होनी चाहिए कि बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है। वो नेट बैलेंस जो दिखता होता है पासबुक में, जो कि एक स्टेटमेंट है हमारे ही अकाउंट की, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब सोचने की बात क्या है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या दिख रहा है, हमारे ही बैंक का बैलेंस कितना है एक पर्टिकुलर डेट पे,
ये बैलेंस एज पर पासबुक में भी क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या है एक पर्टिकुलर डेट पे। फर्क सिर्फ क्या है, ये जो कैश बुक है ये हमने खुद से बनाई है, मतलब बिजनेस ने खुद से बनाई है, और ये जो पासबुक है ये क्या है, ये बैंक ने प्रिपेयर करी है हमारे लिए। तो अब होना क्या चाहिए, ये बैलेंस एज पर कैश बुक और ये बैलेंस एज पर पासबुक जो हैं ये टैली करना चाहिए, मतलब कि आपस में मिलना चाहिए। तो एक्चुअल में तो इसको करना चाहिए टैली, मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट पे ये जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अब होगा क्या, हम लोग करने वाले हैं कुछ रिकन्सिलिएशन, मतलब कि कुछ एडजस्टमेंट, कुछ करेक्शन। तो वो करेक्शन होगी क्यों, क्योंकि असल में क्या होता है, ये जो बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये जो बैलेंस एज पर पासबुक है, ये टैली नहीं करेगा हमारा। क्यों टैली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे होंगे कुछ डिफरेंसेस या कुछ वेरिएशंस जो कि आगे चल के समझेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस होने वाली है इन दोनों के बीच में, बट होने तो चाहिए ये दोनों इक्वल, तो इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भी साथ में कि एक्चुअल में तो ये टैली करना चाहिए, बट इट वोंट टैली बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिस कारण से ये टैली नहीं करेंगी, जो अभी ही सीखेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ लिख भी देते हैं इट शुड टैली, ये असल में टैली करना चाहिए था, बट एक्चुअल में ये टैली नहीं करेगा। और टैली नहीं करेगा इसलिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो चीज़ों को हम लोग करेंगे रिकंसाइल करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे और ट्रू या फिर एक्चुअल रिजल्ट जो होना चाहिए वो निकालेंगे कि एक्चुअल बैलेंस असल में बैंक में होना कितना चाहिए था। तो अब हमने बैंक का भी यहाँ पे मतलब समझ लिया, हम लोगों ने रिकंसिलिएशन का भी मतलब समझ लिया, सिर्फ स्टेटमेंट वर्ड रह गया है यहाँ पर, तो उसे मैं यहाँ लिख रही हूँ। थर्ड वर्ड जो है हमारे पास वो है स्टेटमेंट। इसमें लिखेंगे एनीथिंग which tells about a particular thing। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट रिटन भी हो सकती है, स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है, बट हमारे केस में ऑब्वियसली रिटन होगी। तो वो क्या है, एनीथिंग विच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, कुछ चीज़ बता रही है वो चीज़, उसे हम लोग बोल देते होते हैं स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, वो एक स्टेटमेंट है, वो एक फॉर्मेट है जहाँ पे हम लोग रिकंसाइल करने वाले हैं बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, ताकि हमें ट्रू रिजल्ट जो है वो पता चले और साथ ही में पता चले कि जो वेरिएशंस हुई हैं वो वेरिएशंस क्या थी। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें और उसके बाद हम लोग आगे का कंसेप्ट समझते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का यहाँ पर मीनिंग। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग BRS भी बोलते होते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है BRS। तो लिखेंगे हम लोग इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड to reconcile the differences or variations between the bank balance shown by the cash book and पासबुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, वो एक स्टेटमेंट है जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं किस लिए, ताकि हम रिकंसाइल कर सकें, एडजस्ट कर सकें, करेक्ट कर सकें डिफरेंसेस या वेरिएशंस बिटवीन द बैंक बैलेंस जो कि दिख रहा है एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। इसको हम लोग करेंगे रिकंसाइल ताकि ये टैली कर जाए।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि ये जो बैलेंसेस होते हैं ये होते क्या हैं। बस बिल्कुल अब ध्यान से सुनना है जो मैं बताने वाली हूँ। तो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे कैश बुक और राइट साइड पे हम लोग लिख लेंगे पासबुक, क्योंकि यही दोनों इन्वॉल्व होने वाली है यहाँ इस पूरे चैप्टर में। तो अब कैश बुक क्या होती है, पहली चीज़ लिखो यहाँ पे कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अस। अस मतलब क्या, बिजनेस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। बिजनेस खुद से ये बना लेता है कैश बुक, जो कि हमने ऑलरेडी देख भी लिया। और पासबुक के नीचे लिखो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। जिस भी बैंक के साथ हमने अपना वो करंट अकाउंट खोला हुआ है, ये पासबुक वो स्टेटमेंट है जो ये बैंक बनाएगा, जिसमें हमें अपना पूरा अकाउंट दिखता होता है। तो अब दोनों में हमने वर्ड क्या लिखा था, हमने लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये बैलेंस हो कैसा सकता है वो हम लोग समझने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको कैश बुक का भी फॉर्मेट बताऊंगी जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और साथ में मैं पासबुक का भी फॉर्मेट बताऊंगी। असल में क्या होता है, पासबुक का फॉर्मेट हमें सही से पता नहीं होता, फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो बैलेंस दिया हुआ है ये क्या है, कैसे है, इसलिए क्या है। मैं पासबुक का भी आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि वो होता कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ कैश बुक का फॉर्मेट सभी को पता है, क्या, नॉर्मल लेजर अकाउंट जैसा ही होता है। कैश बैंक करके दो कॉलम्स रहते हैं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। मैं यहाँ पर प्रॉपर कैश बुक का फॉर्मेट नहीं बनाने वाली, मैं यहाँ पर बस आपको पता है कि क्या होता है कैश बुक में, अच्छे से हमने सीखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा होता है कैश बुक। इस कैश बुक की होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैं इग्नोर कर रही हूँ कौन सा कॉलम, कैश वाला कॉलम, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी मेजरली देखना है। कैश से हमें कोई लेना देना नहीं, तो बैंक बैलेंस से हमें लेना देना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बैंक वाला एक एक कॉलम ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते होते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं। डेट का भी कॉलम होता है बट हमने वो नहीं देखना, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रही। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, और यहाँ भी क्या, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज़। तो अब होता क्या था यहाँ पे, तो ये जो कॉलम है ये किस लिए है, ये बैंक वाले के लिए है, बैंक वाला कॉलम। तो अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस जब जब हमारा बढ़ता था हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। और जब जब हमारा कम होता है हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो यहाँ पे साथ ही में हमारी क्या हो जाती थी, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग दोनों कंप्लीट हो जाती थी। या ये टू साइड, ये बाय साइड। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते होते हैं रिसिप्ट। बैंक में जब भी हमारी रिसिप्ट आएगी, जब भी बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा वो यहाँ आता था, और यहाँ पे हम लोग लिखते होते थे पेमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डेबिट साइड क्या है, ये डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, और ये क्रेडिट साइड क्या है, ये क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। तो ये ध्यान रखना है कि कैश बुक की जो डेबिट साइड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसिप्ट साइड, और जो कैश बुक की क्रेडिट साइड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेमेंट साइड। अब होता क्या था, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग करने के बाद हम लोग कर लेते थे कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, जो कि हमें पहले से पता है। तो दोनों साइड का हम लोग टोटल निकालते होते थे, और ऐसे करके अगर हमारी रिसिप्ट साइड ज़्यादा होती थी, पेमेंट साइड कम होती थी, तो हमारा यहाँ बैलेंस निकलता था। और अगर पेमेंट्स ज़्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, तो यहाँ बैलेंस निकलता होता था। तो मतलब क्या बना इस चीज़ का, ये बैलेंस हम लोग कैसे निकालते थे, बैलेंस निकलता था रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स करके। तो रिसिप्ट्स हमारी ज़्यादा हो तो अच्छा, तभी हमारे पास बैंक में कुछ बैलेंस होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, जो कि नेगेटिव बैलेंस होता है बैंक का, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में ही देख लिया था कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो अब ये जो बैलेंस होता है हमारा, ये क्या हो सकता है, ये डेबिट बैलेंस हो सकता है या ये क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ये भी हमें अच्छे से पता है कि या तो डेबिट बैलेंस निकलेगा या क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। डेबिट बैलेंस कब निकलता है हमारा, डेबिट बैलेंस निकलता है व्हेन रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स। ये आर मैंने लिखा रिसिप्ट्स के लिए और पी लिखा है पेमेंट्स के लिए। जब जब रिसिप्ट ज़्यादा होंगी, पेमेंट्स कम होंगी हमारी, तो क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस निकलेगा। इस डेबिट बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव
बैलेंस। इसी डेबिट बैलेंस को हम लोग फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। फेवरेबल क्यों? फेवरेबल इसलिए क्योंकि एक बिजनेस क्या चाहेगा, वो यही तो चाहेगा कि उसकी रिसिप्ट ज़्यादा हो और पेमेंट्स कम हो, उसके पास पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हो बैंक में। तो इसलिए इस डेबिट बैलेंस को हम लोग पॉजिटिव बैलेंस भी बोलेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस। और यहाँ पे ये भी लिख ही लेते हैं क्या, डेबिट बैलेंस। तो समझने वाली बात क्या है, पहली चीज डेबिट साइड को हम लोग रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, क्रेडिट साइड को हम लोग पेमेंट साइड भी बोलते हैं। किसकी बात हो रही है अभी? सिर्फ कैश बुक की बात हो रही है। रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। और जो बैलेंस निकलता है वो कैसे निकलता है? बैलेंस होता है रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स। तो इफ रिसिप्ट्स आर मोर दैन पेमेंट्स, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस निकला, उस पॉजिटिव बैलेंस को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस या फिर हम उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट्स कम है तो ये अच्छी बात है। और अब दूसरा है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कब निकलेगा? व्हेन पेमेंट्स आर मोर देन रिसिप्ट्स। पेमेंट्स ज़्यादा कर दी हमने, रिसिप्ट्स कम थी हमारे पास। तो ऐसे कैसे कर भी सकते हैं? हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, हमने सीखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है बिजनेस हाउसेस को, जिसमें एक लिमिट तक वो ओवरड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट को, मतलब कि उतने पैसे भी ना हो उनके अकाउंट में तो भी वो पेमेंट कर सकते होते हैं। तो इन दैट केस पेमेंट्स विल एक्सीड द रिसिप्ट्स। तो अब ये नेगेटिव आ जाएगा बैलेंस, क्योंकि पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, नेगेटिव बैलेंस आया। तो इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, इसी नेगेटिव बैलेंस को। तो ये नेगेटिव बैलेंस क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल क्यों बोल रहे हैं इसे हम? फिर से, अगर हमारी पेमेंट से ज़्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, ज़्यादा पे कर दिया हमने, आगे चल के तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये क्या है? अनफेवरेबल। नेगेटिव बैलेंस आ गया कैश बुक में तो ये अनफेवरेबल बैलेंस है। और साथ ही में इसको क्या ये भी लिखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस भी यही है, ये नेगेटिव बैलेंस। और साथ ही में एक और चीज़ जो वर्ड हमें ऑलरेडी पता है, इसे नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट भी बोलते होते हैं, व्हेन पेमेंट्स आर मोर दैन रिसिप्ट्स। तो ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट भी इसी नेगेटिव बैलेंस को बोलते हैं। तो अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि हमें जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें बैलेंस दिया होगा एज पर कैश बुक। तो अब याद रखना है, या तो वो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, या फिर वो क्या होगा, वो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। क्योंकि हो ही क्या सकता है, या तो रिसिप्ट ज़्यादा पेमेंट्स कम, या फिर पेमेंट्स ज़्यादा रिसिप्ट्स कम। तो इसलिए दो तरीके के बैलेंस दिए हो सकते हैं रिलेटेड टू कैश बुक। वो हो सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। साथ ही में याद रखना है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? वो पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि वो कुछ भी लिख सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ही है। ऐसे ही अगर उन्होंने लिख दिया फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी आपको पता होना चाहिए कि फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स, वही फेवरेबल होगा। तो उस डेबिट बैलेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो तीन चीजें, तीन नाम आपको दिख सकते हैं वहां जो कि डिनोट कर रहे हैं पॉजिटिव बैलेंस, पहला डेबिट बैलेंस, दूसरा पॉजिटिव बैलेंस और तीसरा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ भी दिया हो वो क्या है? वो पॉजिटिव बैलेंस है, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे? प्लस से डिनोट करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस आएगा वहाँ तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, विदाउट एनी साइन हम लिख लेंगे। बट जहाँ जहाँ माइनस आएगा वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ हम ब्रैकेट लगा दिया करेंगे। ब्रैकेट क्या सिग्निफाई करता है? ब्रैकेट सिग्निफाई करता है नेगेटिव फिगर। नेगेटिव फिगर जब भी हो तो आप ब्रैकेट लगा सकते होते हो। तो अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे प्लस लिख दिया, वहाँ पे हमने कोई साइन नहीं लगाना। और जहाँ पर नेगेटिव होगा वहाँ क्या होगा? हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे क्या होगा? लास्ट में जो बैलेंस निकला करेगा, कईयों को डाउट हो जाता है कि वो पॉजिटिव बैलेंस निकला है कि नेगेटिव बैलेंस निकला है। तो हम लोग जो मेथड फॉलो करने वाले हैं उसमें आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव बैलेंस निकला कि नेगेटिव बैलेंस निकला, क्योंकि वो सेल्फ एविडेंट होगा जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें। तो बस आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और आगे चल के क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से निकलेंगे। तो अब डेबिट बैलेंस तो हुआ पॉजिटिव बैलेंस, और ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये क्या है? ये नेगेटिव बैलेंस है। और नेगेटिव को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे।
तो हम लोग यहाँ बीच में फिगर लिखेंगे, जो भी नंबर दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नोट भी लिखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए बस समझो कि अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, या नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, उसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है जहां पर पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट्स कम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट पासबुक का। तो अब हम पासबुक वाली साइड आ जाते हैं। यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये जो हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट रहता है हमेशा, बैलेंस एज पर कोई भी बुक दिया होगा हमें, तो क्या ये जो बैलेंस है वो क्या हो सकता है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, साथ में हमें नाम भी पता चल गया कि डेबिट बैलेंस का और क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस का क्या क्या नाम हो सकते हैं, और वो नाम है ही क्यों उनके। तो अब पासबुक का हम लोग देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है। तो पासबुक क्या है, ये एक अकाउंट ना होके एक स्टेटमेंट होती है जो कि बैंक प्रिपेयर करता है। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है चेक नंबर का, तीसरा हमारा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, चौथा हमारा कॉलम होता है विदड्रॉल का, कि कितने हमने पैसे विदड्रॉ करे हैं अपने बैंक अकाउंट में से। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ डेबिट। उसके बाद ये समझाती हूँ अभी, नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा डिपॉजिट का, जिसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट, और लास्ट जो कॉलम होता है वो होता है बैलेंस का। तो ये होता है फॉर्मेट पासबुक का। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक कैसे चलता है। हम लोग तो जब जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब जब पैसे निकलते हैं क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बैंक हमसे उल्टा ऑपरेट करता होता है। तो वो क्या करेगा, जब जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट में हमारे, वो क्या करेगा, वो हमें डेबिट नहीं क्रेडिट करेगा, उल्टा चलेगा वो हमसे। हम लोग जब पैसे आए डेबिट करें और यहाँ पे लिखते हैं, और इसके पास क्या होगा, जब इसके पास पैसे आएंगे, इसके पास डिपॉजिट आएगा हमारा, तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें क्रेडिट करेगा। ऐसे ही जब हम लोग पैसे क्या करते हैं, कम होते हैं हमारे बैंक अकाउंट में से, हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा डेबिट। तो जब जब हम विड्रॉ करेंगे बैंक हमें करेगा डेबिट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको दिमाग में। पहला तो ये फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ तो डेट लिखी होती है, यहाँ चेक नंबर लिखा होता है, अगर चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो यहाँ पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं कि किस कारण वो डिपॉजिट हुआ या विड्रॉल हुआ। और उसके बाद यहाँ पे अगर तो विड्रॉ किया तो अमाउंट यहाँ आती है जिसको उसने डेबिट किया होता है। फिर अगर डिपॉजिट किया होता है हमने तो अमाउंट यहाँ पे आती है जिसको वो क्रेडिट करता है। और बैलेंस निकलता होता है कैसे, डिपॉजिट माइनस विड्रॉल करके, कि डिपॉजिट में से हम विड्रॉल माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस दिख जाएगा कि कितना हमारे पास बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है। तो अच्छे से समझ लो कि जब जब डिपॉजिट हुआ क्रेडिट वर्ड यूज होगा, जब जब बैंक में डिपॉजिट हुआ, और जब जब विड्रॉ हुआ तो डेबिट। उल्टी मेथोडोलॉजी फॉलो हो रही है इन केस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब इंक्रीज है, डिपॉजिट जब होगा तो क्रेडिट होगा, और जब विड्रॉल होगा तो डेबिट होगा। और जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेबिट साइड है जिसको हम रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, और यहाँ क्रेडिट साइड है जिसको हम पेमेंट साइड भी बोलते हैं। क्या यहाँ पे कोई साइड है डेबिट और क्रेडिट? यहाँ कोई साइड नहीं है, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या वर्ड यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा विड्रॉल कॉलम या फिर डिपॉजिट कॉलम, क्योंकि ये कॉलम दिख रहे हैं आपको, ये स्टेटमेंट है एक, और इसमें ये कॉलम्स हैं। ये विड्रॉल वाला कॉलम है जिसे डेबिट कॉलम भी बोलेंगे, और ये डिपॉजिट वाला कॉलम है जिसको क्रेडिट कॉलम भी बोलेंगे। और इनका क्वेश्चन में दिया रहेगा, विड्रॉल कॉलम भी लिख सकते हैं वो, या फिर डेबिट कॉलम भी लिख सकते हैं पासबुक का, या डिपॉजिट कॉलम ऑफ पासबुक लिख सकते हैं, या क्रेडिट कॉलम लिख सकते हैं पासबुक का क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये है फॉर्मेट, कोई साइड नहीं है इसकी, कॉलम्स है, विड्रॉल वाला कॉलम है, डिपॉजिट वाला कॉलम है। विड्रॉल का मतलब डेबिट, डिपॉजिट का मतलब क्रेडिट। जब जब पैसा आया क्रेडिट, जब जब पैसा गया डेबिट। तो अब इधर भी लिखेंगे हम लोग यही वाली चीज़ कि बैलेंस, बैलेंस से शुरू होने वाला है। बैलेंस एज पर पासबुक भी हमें यूज होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बैलेंस कैसे निकलता है, यहाँ निकलता है डिपॉजिट्स माइनस विथड्रॉल।
डिपॉजिट्स में से हम विड्रॉल्स माइनस करते हैं, ऐसे करके हमारे पास ये बैलेंस निकलता है। फिर से ये बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो सकता है, ये डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है। तो डेबिट कब होगा, डेबिट का मतलब है विड्रॉल इसमें। तो यहाँ पर अगर विड्रॉल्स हमारे ज़्यादा हुए, डिपॉजिट्स हमारे कम हुए, तो जाके एक नेगेटिव बैलेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। तो लिखेंगे यहाँ, ये होगा व्हेन विड्रॉल्स आर मोर देन डिपॉजिट्स। हमने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, डिपॉजिट उतने थे ही नहीं, तो एक नेगेटिव बैलेंस निकला। तो इस डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस को हमें एक और नाम पता है, क्या बोलते होते हैं, ओवरड्राफ्ट भी हम लोग बोलते हैं। और साथ में यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि डेबिट बैलेंस भी इसी को बोलते हैं। तो अगर हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, उसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस। वो नेगेटिव बैलेंस वो ओवरड्राफ्ट सिग्निफाई करता है, बिकॉज विड्रॉल्स आर मोर देन डिपॉजिट्स, क्योंकि विड्रॉल्स को ही वो डेबिट करता है और डिपॉजिट को वो क्रेडिट करता होता है। अब इसका उल्टा होगा यहाँ पर क्रेडिट। क्रेडिट कब करता है बैंक हमें, इन केस ऑफ डिपॉजिट्स। तो क्रेडिट बैलेंस कब निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस तब निकलेगा पासबुक में इफ डिपॉजिट्स आर मोर देन विड्रॉल्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया D इज मोर देन W, मतलब डिपॉजिट्स आर मोर देन विड्रॉल्स, तब जाके निकलेगा क्रेडिट बैलेंस, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव बैलेंस है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पॉजिटिव बैलेंस है हमारे पास, या फिर इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। और साथ ही में हम ये लिखना भूल गए, फेवरेबल बैलेंस भी अगर दिया है तो फेवरेबल कौन सा बैलेंस है, अगर डिपॉजिट्स ज़्यादा है विड्रॉल्स कम है, ऑब्वियस सी बात है, जो पॉजिटिव बैलेंस होगा उसी को हम फेवरेबल बोलेंगे इन केस ऑफ पासबुक। तो इन केस ऑफ पासबुक ये जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस अगर दिया है एज पर पासबुक, इट इज़ अ फेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ लिखा फेवरेबल बैलेंस, और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है वो क्या है, वो है अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। तो जैसे अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या है, वो नेगेटिव बैलेंस है पासबुक का। तो हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग वो फिगर। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव बैलेंस है, तो उसको हम लोग नॉर्मली लिखेंगे विदाउट एनी साइन, बिकॉज प्लस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात अब क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दिया है वो क्या है, वो पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है वो नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन पासबुक के केस में उल्टा है। उल्टा क्यों है, मैंने आपको सारा बता दिया है। इस कारण से उल्टा होता है क्योंकि जब जब डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिट करता है बैंक, जब जब विड्रॉ करते हैं तब तक डेबिट करता होता है बैंक। और ऐसे करके ये हमें पता चलता है कि क्यों क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्यों डेबिट बैलेंस यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस होता है पासबुक के केस में। तो अब अगर हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कैश बुक लिखा है कि पासबुक लिखा है, डेबिट लिखा है कि क्रेडिट लिखा है, ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने साइन गलत डाल दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है अभी इस कॉन्सेप्ट का। अभी हम आगे चलेंगे और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कैश बुक लिखा है कि पासबुक लिखा है, जो बैलेंस दिया हुआ है उसमें, और वो डेबिट बैलेंस दिया है कि क्रेडिट बैलेंस दिया है। और कैश बुक के केस में डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, लेकिन पासबुक के केस में उल्टा, डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस। क्योंकि असल में होता क्या है कि जब जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक हमें क्रेडिट करेगा, और जब जब हमारा बैंक बैलेंस घटेगा बैंक हमें
डेबिट करता होता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, कुछ चीज़ें बताई है जो हमारी यूज़ होने वाली है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी हमने लाइटली नहीं लेना, क्योंकि तभी जाके हमारे क्वेश्चन जो है वो आगे चल के सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा क्वेश्चन का, बैलेंस एज पर वट एवर बुक। तो ये ध्यान रखना है, प्लस होता है कि माइनस होता है और इनके नाम और क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कि अब जो वेरिएशंस हुई हैं इन कैश बुक और इन पासबुक के बीच में, वो वेरिएशंस क्या है और उन वेरिएशंस का इफेक्ट क्या क्या रहता है। हम लोग सारी ही वेरिएशन, सारे ही डिफरेंसेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे कि उनका इफेक्ट एक्चुअल में रहता क्या है और उनका मीनिंग भी क्या क्या होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।